नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। बात करेंगे यूपी SSC पेट एग्ज़ाम जो कि 20 अगस्त 2021 को होने वाला है और इस पे एक टॉपिक है सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता पे ही सिलेबस देखिए आप, सामान्य जागरूकता का उस पर एक टॉपिक दिया गया है और उसी पे है प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले वो संगठन, और इस वीडियो के माध्यम से सारे के सारे इस संगठन के बारे में, इन संगठनों के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। दोस्तों, घर हो या परिवार हो या कोई समुदाय हो या कोई गांव हो या कोई कस्बा हो, जिला हो, राज्य हो या दुनिया का कोई देश हो, बिना संगठन बनाए, बिना यूनिटी के कहीं पर भी सफलता मिलने वाली नहीं है। आप कोई बिजनेस करिए, वहाँ पर भी आपको किसी न किसी लोगों को सहयोग चाहिए होगा। आप घर को चलाने वाला जो गार्जियन होता है वो भी बाकी के कैंडिडेटों से सहयोग प्राप्त करता है और हर एक घर के, हर एक फैमिली के, हर एक मेंबर का उस घर को चलाने में कहीं ना कहीं योगदान ज़रूर होता है। हो सकता है किसी का कम हो, किसी का ज़्यादा हो। इसलिए हम पूरी दुनिया में देखते हैं, हम अपने घर से देखते हैं कि यूनिटी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है सफलता को प्राप्त करने के लिए। किसी काम को अगर 4 लोग मिल करके एक साथ करेंगे तो जो पावर है वो 4 गुना हो जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए दुनिया में और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे संगठन बने हैं, ऐसी संस्थाएं बनी हैं जिनका उद्देश्य, चाहे वो बिजनेस को आगे बढ़ाना हो, चाहे वो देश की लोक व्यवस्था को सुरक्षित करना हो, चाहे वो बच्चों की संरक्षण से हो या पर्यावरण संरक्षण से हो या उद्योग धंधों को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए आपस में किए गए सहयोग से हो। तो बिना सहयोग के, बिना साथ आए आप किसी बड़े मुकाम को हासिल नहीं कर सकते हैं। यही एक कारण है कि दुनिया में और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है और ये दुनिया में फेमस भी हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। ये वीडियो से आपको बहुत कुछ हासिल होने वाला है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे देश में एक संस्था है जिसका नाम है नेफेड। तो एग्ज़ाम में कई बार तो पूछा जाता है नेफेड का फुल फॉर्म बताइए। तो नेफेड का फुल फॉर्म आपके सामने रखा हुआ है। क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। तो आप इस फुल फॉर्म को भी याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा इस पूरे नेफेड के बारे में मैंने इस तरीके से सेट किया हुआ है कि आप जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसी से प्राप्त कर लेंगे। सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें, कोई बकवास नहीं की गई है, नो बकवास, सिर्फ वो बात जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो नेफेड का उद्देश्य क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का उद्देश्य क्या है? किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देना। तो जो भी सहकारी विपणन है, जो भी सहकारी मार्केटिंग है, उसके लिए किसानों की ये नेफेड मदद करता है। यहाँ तक कि ये पूंजी से लेकर के, पैसे से लेकर के उनको खाद, बीज तक के लिए चीज़ें मुहैया कराता है। तो मुख्य रूप से नेफेड का जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों के लिए वो काम करेगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विजेंद्र सिंह। तो याद रखिए, ऐसे इसके अध्यक्ष या चेयरमैन के बारे में भी पूछा जाता है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के तहत ये पंजीकृत भी है और इसकी स्थापना दोस्तों 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। तो मुख्यालय, अध्यक्ष और स्थापना और फुल फॉर्म, कम से कम इतना किसी भी संस्था के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो नेफेड के बारे में इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या है, आपने इसके बारे में जानकारी की। आगे दूसरे संगठन के बारे में बात करते हैं। तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राइफेड का दोस्तों फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये करता क्या है? आदिवासी उत्पादों के विपणन विकास द्वारा आदिवासी लोगों को सामाजिक आर्थिक विकास करना। तो बहुत सारे आदिवासी हमारे देश में रहते हैं जो कि उनके द्वारा बहुत सारी हस्तशिल्प उनके पास है और बहुत सारी चीज़ें हाथों के द्वारा निर्मित की जाती हैं और उनके उत्पादों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिलता है। इसके लिए ट्राइफेड काम करता है कि इन लोगों की मदद की जाए ताकि इनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो। तो दोस्तों, जब सामाजिक विकास होगा
आर्थिक विकास होगा तो सामाजिक विकास होगा, ठीक है। तो बिना आर्थिक विकास के सामाजिक विकास भी संभव नहीं होता है, इस बात को आप समझिए। ट्राइफेड का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका भी नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? रमेश चंद्र मीणा। रमेश चंद्र मीणा ट्राइफेड के इस समय चेयरमैन है, ठीक है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन, अगर ये कहा जाए कि ये जो है ट्राइफेड किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो जो जनजातीय मामलों के अधीन मंत्रालय है उससे संबंधित है, उसके अंडर पे ये काम करता है ट्राइफेड, ठीक है। स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी, इसको आप याद रखिए। अगला देखते हैं, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। अध्यक्ष पीडी वघेला। दोस्तों, भारत की जितने भी सांविधिक संस्थाएं हैं उन सभी का ज़्यादातर जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, याद रखिए। अब सांविधिक किसे कहते हैं अभी हम आगे बात करने वाले हैं, और अगर आपको मुख्यालय नहीं भी पता है तो ऐसी संस्थाओं के बारे में अगर आपको ये पता है कि ये सांविधिक है तो आप नई दिल्ली को ही टिक कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक या लॉजिक समझ सकते हैं इसको। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को ईस्वी को हुई थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत ये पंजीकृत है। इसका उद्देश्य क्या है? एक उचित एवं पारदर्शी नीति व वातावरण प्रदान करना जो सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जो दूरसंचार कंपनियां हैं वो सभी के सभी इसी ट्राई के द्वारा ही ऑथराइज्ड होती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं। तो ट्राई का फुल फॉर्म याद रखिए, मुख्यालय याद रखिए, अध्यक्ष कौन है? पीडी वघेला। ओके, आगे बात करते हैं। अगली संस्था है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी। इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी एसएससी जैसी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना दोस्तों 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुई थी। अब आपको लग रहा होगा कि 1992 दिया गया है, पर ये 1988 क्यों बोल रहे हैं? स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन दोस्तों चूंकि ये सेबी जो है एक सांविधिक, कैसी संस्था है? सांविधिक। इंग्लिश में बोलेंगे स्टैच्यूरी बॉडी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैच्यूरी बॉडी। तो याद रखिए, दो तरीके के निकाय होते हैं, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कुछ होते हैं स्टैच्यूरी बॉडी, या ये सभी के सभी स्टैच्यू लॉ के द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि सांविधिक और संवैधानिक, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। सांविधिक निकाय क्या है और संवैधानिक निकाय क्या है? अगर हम स्टैच्यूरी बॉडी की बात करेंगे, ठीक है, स्टैच्यूरी बॉडी की बात करेंगे तो इनका जो गठन है वो संसद विधि बना के करती है। कैसे? संसद या राज्य विधानमंडल विधि बना करके कहती है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जिनकी स्थापना जिनका गठन जो है वो संविधान के द्वारा किया गया है और वो संविधान में भी हैं। जैसे एग्जाम्पल लें तो जैसे आपका बहुत सारी संस्थाएं, लोकसभा है, राज्यसभा है और चुनाव आयोग हो गया। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, तो ये महालेखा नियंत्रक परीक्षक है। तो ये जो संस्थाएं हैं वो कैसी हैं? ये सभी संस्थाएं जो हैं वो हैं संवैधानिक, अर्थात वो संस्था जिसका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है वो सभी के सभी संवैधानिक कहलाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाएंगी। लेकिन विधि के द्वारा, संसद ने जब विधि के द्वारा कुछ ऐसी संस्थाओं का गठन किया हो जो देश हित में हो, ऐसी सभी संस्थाओं को हम बोलते हैं सांविधिक, जो विधि के द्वारा स्थापित की गई हैं। तो कई बार स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन रहता है कि सांविधिक का मतलब ही संवैधानिक होता है। गलत। सांविधिक का मतलब है संसद जब विधि के द्वारा उसको स्थापित करे और विधि के द्वारा ही सामान्य विधि के द्वारा, सामान्य संशोधन के द्वारा वो ऐसी संस्थाओं को खत्म भी कर सकती है। ओके, लेकिन संविधान निर्मित जो संस्थाएं होती हैं उनको आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उनको खत्म करने के लिए आपको जो विशेष प्रकार का संविधान संशोधन होता है, जिसमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन चाहिए होता है, उस तरीके से हम ऐसी संस्थाओं को ख़त्म कर सकते हैं।
तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से भी इसको सांविधिक निकाय कब बनाया गया? इसको सांविधिक निकाय 1992 में बनाया गया, बट इसकी स्थापना जो है 1988 में हो गई थी। इस बात को थोड़ा सा आप याद रखिए। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में चेयरमैन है अजय त्यागी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत इसको स्थापित किया गया है। इसका कार्य क्या है? प्रतिभूति बाजार, सिक्योरिटीज मार्केट के विकास व निवेशकों के हितों की सुरक्षा हेतु कार्य करना। इसका मतलब क्या है? आप देखते हैं कि जो हमारे देश में शेयर बाजार हैं, उन शेयर बाजार को ये दिशा निर्देशित करते हैं, उन पर कंट्रोल करती है। कौन? सेबी। तो जितने भी ऐसे शेयर बाजार हैं जैसे सेंसेक्स, निफ्टी, इन सभी पर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? सेबी करती है, और इसका ये एक सांविधिक निकाय है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है केंद्रीय सूचना आयोग, CIC, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये एक सांविधिक संस्था है। अब आपको पता हो गया होगा सांविधिक का मतलब क्या है। संवैधानिक नहीं है, ये संसद के द्वारा जो विधि बनाई गई उसके द्वारा इसका गठन किया गया है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को की गई थी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। दोस्तों आपको पता है कि हमारे भारतीय नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है सूचना का अधिकार, अर्थात जो हमारे देश की संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उन सभी सरकारी संस्थाओं में कैसा काम चल रहा है, उनका काम क्या है, उन्होंने कितना क्या विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है, और देश में उन्होंने कितना ऐसा काम किया है जिससे देश का विकास हुआ है, उनका बजट क्या है, उनके कार्य क्या है, आदि आदि के बारे में जानकारी हासिल करना जो है वो लोगों का, नागरिकों का जो मौलिक अधिकार बना है, वो मौलिक अधिकार इसी केंद्रीय सूचना आयोग के आने के बाद बना है। ठीक है, तो हर एक जिले में एक सूचना आयोग का केंद्र भी होता है। अगर आप चाहें तो किसी भी चीज़ के बारे में, शासन या प्रशासन के बारे में आप सरकार से जानकारी मांग सकते हैं, और इसके लिए बाकायदा आपको एप्लीकेशन देना होगा। ऑफलाइन दे सकते हैं और ऑनलाइन भी दे सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं। ओके, इसके कार्य क्या हैं? इसके कार्य हैं सूचना प्रदान करने के लिए द्वितीय अपील का न्याय निर्णयन, अभिलेखों के रख रखाव हेतु दिशा निर्देश, स्वप्रेरणा से प्रकटन, RTI दाखिल करने की असमर्थता पर शिकायतों की प्राप्ति और जांच करना, अर्थदंड का अधिरोपण करना। आयोग के निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होते हैं। ओके, मुख्य सूचना आयुक्त का संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। अर्थात अगर वो 63 साल का है तो फिर वो 2 साल पे ही रिटायरमेंट हो जाएगा उसका, 65 वर्ष में। अगर वो 60 वर्ष का है तब तो पूरा 5 वर्ष चल जाएगा। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर 65 वर्ष पहले पूरा हो जाएगा तो रिटायर हो जाएगा। अगर 65 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, 5 वर्ष पूरा उसके पास समय है, तो 5 वर्ष मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। नियुक्ति समिति में इसके 3 व्यक्ति शामिल होते हैं। एक तो शामिल होता है लोकसभा में विपक्ष का नेता शामिल होता है, प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, मतलब नियुक्ति समिति का। प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ का एक मंत्री होता है, तो एक निर्दिष्ट संघ का एक मंत्री भी होता है। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति जो हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में शामिल होते हैं, और इसका कार्यकाल आपको पता चल ही गया है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है आसियान, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्षेत्र में उद्देश्य क्या है? क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास, क्षेत्रीय शांति व स्थिरता, शैक्षणिक सहयोग आदि में वृद्धि करना। कुल 10 देशों का यह संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। 5 देशों द्वारा हुई थी, लेकिन वर्तमान में 10 देश शामिल हैं। ये 5 देश कौन कौन से थे जब स्थापना किए थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये 5 देशों के नाम आप दोस्तों याद रख सकते हैं। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि किसी व्यक्ति का सामाजिक विकास तभी हो सकता है जब उसका आर्थिक विकास हो। अर्थात आप देखते होंगे इसको, अगर बहुत ही सिंपल भाषा में समझें तो जिसके पास धन होता है उसका समाज में अपने आप सम्मान बढ़ता है। आप कितना भी ब्रिलियंट हैं, आप सक्सेस नहीं हैं, आपके पास अर्थ नहीं है, तो आपको कोई भी प्रेफरेंस नहीं देगा। इसका मतलब है कि अर्थ से ही सोशल है। ES की बात करेंगे तो ये 8
18 देशों का समूह है। कितना? 18 देशों का समूह है। इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ाना। इसकी स्थापना 2005 में कुआलालंपुर में हुई थी। राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से संबंधित मुद्दों पर यह सहयोग करता है। और 10 आसियान देश कौन कौन से इसमें शामिल हैं? ये 10 देशों की लिस्ट है। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया। ओके, 8 अन्य देश जो बाद में जुड़े हैं उनमें से भारत है, चीन है, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका और न्यूजीलैंड। विशेष में अगर बात करें तो अमेरिका और रूस को वर्ष 2011 में आयोजित 6ठे पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन जो कि बाली, इंडोनेशिया में हुआ था, औपचारिक रूप से इनको भी शामिल किया गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है शार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट संगठन है शार्क। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? सचिवालय काठमांडू में, नेपाल में पड़ता है। इसकी स्थापना जनवरी 1987 में हुई थी। सार्क को दक्षेश भी बोलते हैं। इसकी स्थापना देखिए 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चैप्टर के हस्ताक्षर से शुरुआत इसकी हुई थी। ओके, ठीक है। सचिवालय इसका काठमांडू में है। 8 देश सदस्य देश इसमें शामिल हैं। वो कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान, भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान। अब आप सोच रहे होंगे कि चाइना को क्यों शामिल नहीं किया गया। अरे भाई, क्यों शामिल करेंगे? आपको क्यों शामिल करेंगे? आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक शब्द हम लोग देखते हैं, सब कॉन्टिनेंट। क्या एक शब्द पढ़ते हैं हम लोग? सब कॉन्टिनेंट। और इस सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है उपमहाद्वीप। तो हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उस भारतीय उपमहाद्वीप में यही देश आते हैं। ठीक है, वैसे तो 5 देश आते हैं कुल मिलाकर के, लेकिन वर्तमान में जो विशेष लोग हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, उन लोगों का मानना है कि इस भारतीय उपमहाद्वीप में ये सारे के सारे देश हैं जो कि हिमालय पर्वत के नीचे पाए जाते हैं, या हिमालय पर्वत की श्रृंखला के निचले हिस्से पर जितने हैं सब कॉन्टिनेंट में ये सारे के सारे देश आते हैं। तो हम चाइना को अपने साथ में क्यों शामिल करें? इसलिए हमने चाइना को शामिल नहीं किया, क्योंकि वो तो हमारे सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा ही नहीं है। आप पढ़ सकते हैं जाकर के और भी जानकारी कर सकते हैं। इसका उद्देश्य है दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण हेतु कार्य करना, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहन दे रहा है। देखिए, मैंने एक आपको लॉजिक बताया था कि हर जगह पर आर्थिक वृद्धि लिखा है, उसके बाद सामाजिक प्रगति लिखा है। आर्थिक वृद्धि के बाद ही सामाजिक प्रगति होगी और तभी जाकर के सांस्कृतिक विकास हो सकता है। ओके, शुरुआत कहाँ से होती है? अर्थ से। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की गरिमा के साथ जीने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने का अवसर प्रदान करना आदि किसका उद्देश्य है? सार्क। चलिए, तो ये सार्क के बारे में हम लोगों ने जाना। आगे बात करते हैं। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा स्थापित एक संस्था है, उसकी एक संस्था है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एन वेनेमन। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? विश्व के प्रत्येक बच्चे के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना। देखिए, हर एक देश में बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए उस देश के संविधान ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। इसके बावजूद भी हमारे देश या दुनिया में हम देखते हैं कि जैसे जिस प्रकार किसी देश को चलाने के लिए एक संसद, एक संविधान की ज़रूरत होती है, वैसे ही दुनिया को चलाने के लिए भी एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए जो ऐसे कानून बनाए कि जो आपस में 2 देशों को लाए साथ में। हम देश के अंदर राज्यों को एक साथ ला सकते हैं देश के अंदर पाए जाने वाले संविधान के द्वारा, लेकिन हम 2-3 देशों को एक साथ ला सकते हैं ऐसे नियमों के द्वारा जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हो, या अंतर्राष्ट्रीय जिन्हें हम कानून कहते हैं। जैसे हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो दुनिया के ऐसे सभी देशों को जो उसके साथ शामिल हैं, साथ में आते हैं, उन सभी में शांति, समृद्धि और विकास की में सहयोग करता है, उसको बढ़ावा देने के लिए आपस में बात करता है और सभी के साथ वो सभी देशों को एक साथ लाने की कोशिश करता है। यूनिसेफ का भी एक काम है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये इसका काम है कि विश्व में प्रत्येक बच्चे जो हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक हित में उद्यमशीलता को बढ़ाना। आपने एक शब्द सुना होगा, एंटरप्रेन्योरशिप। शायद उस समय आपको पता नहीं रहा होगा या कहीं पर आपने किसी से सुना होगा एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब होता है उद्यमशीलता।
तो आप देखते हैं कि जैसे हम अपने भारत की बात करें तो हमारा भारत जो है वो नवयुवकों वाला देश है। यहाँ पर नवयुवकों की संख्या ज़्यादा है और हम एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत भारत के इन नवयुवकों में, जिनमें ताकत है, जुनून है, हौसला है कुछ कर गुजरने का, ऐसे युवाओं को हम क्या करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम से जोड़ करके उनके अंदर उद्यमशीलता को बढ़ावा देंगे। और इस देश के नागरिक जब बड़े बड़े बिजनेस करेंगे, बड़े बड़े नवाचार करेंगे, इनोवेशन करेंगे, नई नई चीज़ों को खोजेंगे और फिर वो खुद सक्सेस होंगे और बिजनेस करेंगे, तो ऐसे में हमारा देश भी बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि हमारे देश की होगी। तो ये काम है विश्व आर्थिक मंच का और ये वैश्विक स्तर पर ये क्या करता है, मदद करता है। एक गैर लाभकारी सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना की बात करें तो 1944 में हुई थी। कुल सदस्य देश कितने हैं, 189, 189। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। प्रबंध निदेशक वर्तमान में कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो कि कहाँ की हैं, ब्राज़ीलिया। तो ये वहाँ की हैं। और इसके साथ साथ इनके साथ एक मुख्य अर्थशास्त्री भी जुड़ी हुई हैं, गीता गोपीनाथ, ये इनके साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि एक इंडियन है। ओके, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में है और इसके कार्य क्या हैं ये तो जानना बहुत ही ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता एवं मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, जब एक देश किसी दूसरे के देश के साथ व्यापार से संबंधित समझौता करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं, तो इसको सरल बनाने के लिए क्या करता है, ये IMF जो है वो सहयोग करता है। सतत आर्थिक विकास में सहयोग करना, वैश्विक गरीबी को कम करने में मदद करना। विशेष क्या है, IMF निम्न आय वाले देशों को, जो बहुत ही गरीब देश हैं, उनको 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराता है कि लो भाई तुम ले लो इतना पैसा और जाओ जियो, बिजनेस करो, कोई ब्याज नहीं, बस हमारा मूलधन जो है कैपिटल वो हमें वापस कर दो 0% ब्याज पर। अब इसका मकसद क्या है कि आपको पैसा दे करके, पूंजी दे करके हमने क्या किया कि आपको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक सहयोग प्रदान किया। तो ये बहुत ही बड़ा काम है और ये कौन करता है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आगे बात करते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक इसका फुल फॉर्म क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये फुल फॉर्म जो है आप एक बार जरूर याद रख लीजिए। सचिवालय इसका ढाका, बांग्लादेश में है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 ईस्वी को हुई थी। बैंकांग द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। इसके सदस्य देश कितने हैं, तो 7 सदस्य देश हैं, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल एवं भूटान। तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नीचे जब जाएंगे तो आप मालदीव को छोड़ दीजिए, बाकी की सारी के सारे जो हैं वो शामिल हैं। ओके, तो बिम्स्टेक का मतलब क्या है, आपसी हितों के विभिन्न सहयोग पर, मुद्दों पर सहयोग। मतलब ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं, तो ये आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ठीक है, कोई भी मुद्दा हो। क्योंकि यहाँ इसका फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर इसका फुल फॉर्म आपको पता है, तो वो देश जिसे हम खाड़ी के देश कहते हैं, अर्थात जो बंगाल की खाड़ी के आसपास है। तो आप देखिए, श्रीलंका भी बंगाल खाड़ी में आता है, बांग्लादेश भी बंगाल की खाड़ी में है, म्यांमार भी है, थाईलैंड भी है और नेपाल भी है और भूटान। ये सारे के सारे खाड़ी के देश कहलाते हैं, बंगाल की खाड़ी के आसपास के एरिया में हैं, इसलिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इस संस्था का नाम पड़ा। चलिए आगे बात करते हैं। अगली संस्था है ओपेक। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऐसी कंट्रीज जो कि पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करती हैं, उनका क्या करती हैं, निर्यात करती हैं, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि एक जैसा काम करने वाले जरूर आपस में साथ आते हैं, है ना। तो क्योंकि वो एक दूसरे के हित को देखेंगे ना, एक दूसरे के हितों का संरक्षण करने के लिए एक साथ में आते हैं। तो ऐसे देश जो कि तेल का निर्यात करते हैं, ऐसी और उन्होंने एक संस्था बनाई हुई जिसे ओपेक कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें कुल 14 देश शामिल हैं। मुख्यालय इसका वियना, ऑस्ट्रिया में है। 1 सितंबर 1965 से इसका मुख्यालय ये है। स्थायी अंतर सरकारी संगठन ये है। स्थापना इसकी 1960 में हुई थी, ठीक है, लेकिन इसका मुख्यालय 1965 में वियना बनाया गया। बगदाद में इसका सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में क्या है,
ओपेक की स्थापना 1960 से प्रथम 5 वर्षों तक इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था। इस संगठन का उद्देश्य तेल कीमतों की स्थिरता सुनिश्चित करना, उत्पादक देशों और तेल उद्योगों में निवेशकों के लिए उचित रिटर्न सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को नियमित पेट्रोलियम आपूर्ति प्रदान करने के लिए संगठन के सदस्य मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अर्थात तेल की कीमतों की स्थिरता कैसे बनी रहे, कंट्रोल में कैसे रहे। जैसे पेट्रोल के दाम इस समय 100 के ऊपर चले गए, ठीक है, और डीजल के दाम इसके ऊपर चले गए। अब क्या ओपेक ऐसा कर रहा है या हमारे देश की सरकार किसी वजह से ऐसा कर रही है? इस पर तो थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। आप जरूर सोचिएगा, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है। वो रीज़न है, लेकिन मैं यहाँ बताऊंगा तो बहुत सारा हौच पौच हो जाएगा, आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी कि बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों कहाँ पर पहुँच गए। इसलिए मैं यहाँ पर उन सारी चीज़ों की बात नहीं करूँगा। हालांकि आप इसको सर्च कर सकते हैं, कुछ आप भी कर लिया करिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा जो है कुछ नहीं बचा है, ये संस्थाओं के बारे में जो इंपॉर्टेंट संस्थाएँ थी वो सारी इंपॉर्टेंट संस्थाओं के बारे में मैंने बात कर ली है। आप वीडियो को पूरा देखिए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हेल्प हो सकती है और आपको ये लगे कि ये जो मैटर है ये हमें मिले PDF के थ्रू, तो आपको PDF भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।